इस लड़के के पास सिर्फ एक ही स्किल है जिसका नाम रिवाइव है। ये स्किल उसे मरने के बाद सिर्फ एक बार दोबारा जिंदा होने की अनुमति देती है, लेकिन उसके आसपास के सभी लोगों के लिए ये किसी क्रूर मजाक से कम नहीं था। एक डंजन रेड के दौरान क्रोम एक एडवेंचरर पार्टी में शामिल होता है, लेकिन वहां उसकी कोई इज्जत नहीं होती। उसे सिर्फ एक पैक म्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है जो बाकी लोगों का सामान ढोता रहे। पार्टी के सभी लोग उसका लगातार मजाक उड़ाते हैं, उसे यूजलेस कहते हैं और पूछते हैं कि आखिर वह एडवेंचर करने की कोशिश ही क्यों करता है। तभी अचानक मॉन्स्टर्स का एक झुंड उन पर हमला कर देता है। अफरा तफरी के बीच पार्टी लीडर अपनी जान बचाने के लिए क्रोम को बग बेयर्स के गड्ढे में धक्का दे देता है ताकि मॉन्स्टर्स उसका पीछा छोड़कर क्रोम पर टूट पड़े और वह खुद भाग सके। अकेला छूट जाने के बाद क्रोम पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सच तो यह है कि उसके जीतने की कोई संभावना ही नहीं थी। बग बेयर्स उसे बेरहमी से टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। वह नजारा इतना भयानक था कि शायद हैनिबल द कैनिबल भी उसे देखकर शर्मिंदा हो जाता। लेकिन जैसे ही क्रोम की मौत होती है, उसकी रिवाइव स्किल एक्टिवेट हो जाती है। वह दोबारा आंखें खोलता है। पहले तो उसे राहत मिलती है कि वह जिंदा है, लेकिन अगले ही पल अपनी रिफ्लेक्शन देखकर उसकी राहत डर में बदल जाती है। वह जिंदा तो हुआ था, लेकिन इंसान के रूप में नहीं। उसका पूरा शरीर अब एक स्केलेटन बन चुका था। अब वह एडवेंचरर क्रोम नहीं रहा, वह क्रोम द वाइट बन चुका था, जो एक बेहद कमजोर अनडेड मॉन्स्टर था। अपनी कमजोर और लगभग बेकार बॉडी को देखकर वह पूरी तरह निराश हो जाता है। कुछ पल के लिए उसके मन में सब कुछ छोड़ देने का विचार आता है, लेकिन तभी उसे अपनी सिस्टर याद आती है। भले ही उसने उसे छोड़ दिया था, फिर भी क्रोम आज भी उसकी बहुत परवाह करता था। उसे वह प्रॉमिस याद आता है जो उसने हमेशा उसकी रक्षा करने के लिए किया था। वही प्रॉमिस उसके अंदर फिर से जीने की आग जला देता है। अगर मॉन्स्टर्स लेवल अप होकर इवॉल्व हो सकते हैं, तो वह भी हो सकता है। क्रोम फैसला करता है कि वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बनेगा, अपनी ह्यूमैनिटी वापस हासिल करेगा और अपने पुराने रूप से भी आगे निकल जाएगा। उसका अंतिम लक्ष्य था वह नामुमकिन सपना पूरा करना, एक एस रैंक एडवेंचरर बनना। अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए क्रोम दुश्मनों को हराने के लिए नई नई ट्रिक्स सोचता है। उसकी पहली जीत तब मिलती है जब वह डेड होने का नाटक करके अपने से कहीं स्ट्रॉन्गर हायर लेवल गॉब्लिन को हरा देता है। उस जीत से उसे इतना एक्सपी मिलता है कि वह सीधे लेवल 1 से लेवल 3 पर पहुंच जाता है। यह जीत भले ही छोटी थी, लेकिन इसी ने उसकी असाधारण जर्नी की शुरुआत कर दी। क्रोम का हौसला और उसकी चतुराई उसे बाकी सबसे अलग बना देती है। वह भले ही एक कमजोर स्केलेटन के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन अब वह हर मुश्किल को पार करके राख से उठेगा और अपनी महान कहानी खुद लिखेगा। दुनिया को अभी अंदाजा भी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन एक बात तय है, क्रोम की असली जर्नी अभी बस शुरू हुई है। डंजन के सारे कमजोर मॉन्स्टर्स को हराने के बाद अब क्रोम के सामने सिर्फ वही दुश्मन बचे थे जो उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर थे। हालात कितने भी बुरे क्यों न हों, उसने हार नहीं मानी। स्केलेटन होने का एक फायदा था, उसे न खाना खाना पड़ता था और न ही सोना पड़ता था। इसीलिए उसकी एंड्योरेंस आम इंसानों से कहीं बेहतर थी। वह इतने लंबे समय से डंजन के अंदर था कि उसे समय का अंदाजा ही नहीं रहा। कभी कभी उसके मन में यह ख्याल आता कि क्या उसकी सिस्टर को पता भी होगा कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन वह तुरंत उन भावनाओं को दबाकर फिर से अपना पूरा ध्यान एक्सपी कमाने और स्ट्रांग बनने पर लगा देता। उसका अगला टारगेट था एक लेवल 7 रेडाई वुल्फ। जीतने की संभावना बेहद कम थी, लेकिन क्रोम को अपनी स्ट्रेटजी पर पूरा भरोसा था। उसने फिर से अपनी पुरानी ट्रिक इस्तेमाल करने का फैसला किया, डेड होने का नाटक। प्लान बहुत साधारण था, शायद थोड़ा एंटी क्लाइमैक्टिक भी, लेकिन असरदार था। कुछ समय तक वुल्फ की हर हरकत पर नजर रखने के बाद क्रोम अपने बैग को बेट बनाकर एक ट्रैप तैयार करता है। वह ट्रैप को क्लिफ के किनारे इस तरह लगाता है कि टेरेन का पूरा फायदा उठा सके। जैसे ही वुल्फ बैग के पास आता है, क्रोम बिजली जैसी रफ्तार से हमला कर देता है और वुल्फ को क्लिफ की तरफ धकेलने लगता है। आखिरी जोरदार धक्का और एक स्टैब के साथ वह वुल्फ को सीधे नीचे गहरी खाई में गिरा देता है। वुल्फ आखिरी तक संघर्ष करता है, लेकिन आखिरकार अपनी चोटों की वजह से मर जाता है। इस बार शायद ग्रेविटी ही क्रोम की सबसे बड़ी साथी साबित हुई, लेकिन उसकी किस्मत कब तक उसका साथ देगी। इस मुश्किल जीत के बाद क्रोम को 2 और लेवल्स मिलते हैं और वह लेवल 5 पर पहुंच जाता है। इसी के साथ उसे पहली बार इवोल्यूशन करने का मौका मिलता है। कुछ पल सोचने के बाद वह आखिरकार इवोल्यूशन स्वीकार कर लेता है, लेकिन इंसान बनने की बजाय वह एक गूल में बदल जाता है जो उसकी उम्मीदों से बहुत दूर था। शुरुआत में वह निराश हो जाता है, लेकिन जल्द ही उसे अपने नए फॉर्म के फायदे समझ आने लगते हैं। गूल बनने के बाद उसे बेहद ताकतवर रिजेनरेशन एबिलिटी और बेहद तेज खतरनाक क्लॉज मिलते हैं। यह वह एवोल्यूशन नहीं था जिसकी उसने कामना की थी, लेकिन बहुत समय बाद उसके शरीर पर फिर से स्किन और ब्लड देखकर उसके अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है। अपने नए स्टैट्स देखने पर उसे पता चलता है कि अगला एवोल्यूशन करने के लिए उसे लेवल 20 तक पहुंचना होगा। एक दिन फिर से इंसान बनने की उम्मीद उसके अंदर नई आग जला देती है।
पूरे जोश के साथ क्रोम अब डंजन से बाहर निकलने और अपनी ह्यूमैनिटी वापस पाने की जर्नी जारी रखने का फैसला करता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। थोड़ी ही देर बाद उसके सामने एक और मॉन्स्टर आ जाता है, एक लेवल 5 जायंट रैट जिसका लेवल बिल्कुल क्रोम के बराबर था। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू होती है और जायंट रैट उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होता है। हालांकि आखिरकार क्रोम जीत जाता है और लेवल 6 तक पहुंच जाता है। इसी लड़ाई के दौरान क्रोम पहली बार अपनी रिजेनरेशन एबिलिटी को टेस्ट करता है। इसके नतीजे किसी चमत्कार से कम नहीं होते। उसके टॉर्सो पर लगा लगभग जानलेवा घाव पूरी तरह भर जाता है, जिससे वह अपने नए रूप को देखकर हैरान रह जाता है। गूल बनना स्केलेटन होने से बिना किसी शक के एक बड़ा अपग्रेड है, लेकिन इसके साथ एक कमी भी आती है। अब उसके पास एक स्टमक है और जिंदा रहने के लिए उसे खाना पड़ेगा। कोई और विकल्प न होने पर क्रोम मजबूरी में जायंट रैट की कारकैस खाने लगता है। ये काम बेहद घिनौना है, लेकिन जिंदा रहना प्राइड से ज्यादा जरूरी है और बेयर ग्रिल्स भी इस बात से पूरी तरह सहमत होगा। इसके बाद अगले कुछ दिनों तक क्रोम बिना रुके खुद को और आगे बढ़ाता है, पहले से ज्यादा ताकतवर दुश्मनों को हराता है और लगातार एक्सपीरियंस हासिल करता रहता है। आखिरकार उसकी मेहनत एक ऑर्क के साथ हुई कठिन लड़ाई में रंग लाती है, जो उसे लेवल 14 तक पहुंचा देती है। इस जीत के बाद वह अपनी अगली एवोल्यूशन के बेहद करीब पहुंच जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद उसे अपनी छोटी बहन खा की याद आने लगती है। क्रोम को याद आता है कि खराब रिश्ते के बावजूद वह उससे कितना प्यार करता था। आइस मैजिक स्किल अनलॉक करने के बाद कलमिया उससे दूर होती चली गई थी। उसकी प्रतिभा के सामने एडवेंचरर के रूप में क्रोम की कथित कमजोरी और भी ज्यादा दिखाई देने लगी थी। समय के साथ उसका मजाक उड़ाना और ठंडा व्यवहार दोनों के बीच गहरी दूरी पैदा कर देता है। उसने तो क्रोम से एडवेंचरिंग छोड़ देने तक के लिए कह दिया था। आखिरकार दोनों भाई बहन इतने दूर हो गए कि बहुत कम बात करने लगे। अब क्रोम सोचता है कि क्या कालिया को यह भी पता है कि उसके साथ क्या हुआ, या फिर उसे इसकी कोई परवाह भी है। वह कड़वाहट के साथ सोचता है कि अगर उसके वर्तमान गूल रूप का पता चल गया तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा। तभी मानो उसके विचारों को सुनकर एडवेंचरर्स का एक ग्रुप डंजन में प्रवेश करता है। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब वह उनमें काला को देखता है। क्रोम छाया में छिपकर उनकी बातें सुनने लगता है। उसकी बहन पहले की तरह जिंदा दिल और बेफिक्र दिखाई देती है, मानो उसके गायब होने से उस पर कोई असर ही न पड़ा हो। लेकिन चुपके से छिपे रहने की उसकी कोशिश तब नाकाम हो जाती है जब उससे गलती से आवाज हो जाती है और एडवेंचरर्स का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। काया तुरंत प्रतिक्रिया देती है और आवाज की दिशा में अपनी आइस मैजिक छोड़ देती है। एडवेंचरर्स क्रोम को एक कमजोर मॉन्स्टर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जिसे मारने में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। लेकिन काल्हा उनकी तरह उदासीन नहीं होती। उसके चेहरे का ठंडा संकल्प साफ बता देता है कि क्रोम अब उसके क्रोध का सामना करने वाला है और वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी। सिर्फ एडवेंचरर्स ही क्रोम से कहीं ज्यादा हाई लेवल के नहीं हैं, बल्कि उनकी टीम में उसकी अपनी बहन कालिया भी मौजूद है, जो कभी उसकी प्यारी बहन थी। अब वह एक ऐसी प्रोडिजी बन चुकी है जिसकी तारीफ सबसे अनुभवी एडवेंचरर्स भी करते हैं। उसकी मौजूदगी अपने आप में एक बुरा संकेत है। हालात और भी खराब इसलिए हैं क्योंकि वह लेवल 18 पर है, जो क्रोम की मौजूदा ताकत से बहुत आगे है। ज्यादातर मॉन्स्टर्स जहां लड़ने के बारे में सोचते, वहीं क्रोम के दिमाग में सबसे पहला विचार भागने का आता है। वह एडवेंचरर्स की हर हरकत पर नजर रखता है और भागने का मौका ढूंढता है। मौका मिलते ही वह सबसे पास वाले एडवेंचरर की तरफ एक पत्थर फेंकता है ताकि उसका ध्यान भटक जाए। उसकी चाल काम कर जाती है और क्रोम पूरी ताकत से भाग निकलता है। कोशिश करता है कि ग्रुप से जितनी दूर जा सके उतना अच्छा, लेकिन उसकी राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकती। एक तेज और कुशल सोर्ड्स वुमन उसका रास्ता रोक लेती है। उसकी ब्लेड सीधे क्रोम के शरीर के किनारे को भेद देती है। क्रोम दर्द सहते हुए उसी हमले का फायदा उठाता है। वह धंसे हुए हथियार को पकड़कर उसे उसके हाथ से छीन लेता है और डंजन की दीवार की तरफ फेंक देता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि शायद उसके पास बच निकलने का मौका है, तभी असली खतरा सामने आता है। केएमए अपनी शक्तिशाली आइस मैजिक के साथ एक स्पेल कास्ट करती है जो क्रोम को वहीं रोक देता है। उसका शरीर बुरी तरह टूट चुका होता है और वह पूरी तरह हिलने डुलने में असमर्थ हो जाता है। जमीन पर पड़े हुए उसके दिमाग में तेजी से विचार दौड़ने लगते हैं। वह अपनी लाचारी का भारी बोझ महसूस करता है। वह अपने दुश्मनों से पूरी तरह कमजोर है और पलटकर लड़ भी नहीं सकता। उसकी धीमी और अपर्याप्त रिजेनरेशन भी इस समय उसे नहीं बचा सकती। जैसे ही कलिया अपना अल्टीमेट स्किल तैयार करती है और क्रोम को शैडो रियल्म भेजने वाली होती है, उसके मन में अतीत की यादें उमड़ पड़ती हैं। उसका बीता हुआ जीवन, उसके संघर्ष और किस्मत के निर्दयी मोड़ जिन्होंने उसे यहाँ तक पहुंचा दिया, सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह है कि उसकी अपनी बहन, जो उसकी असली पहचान से पूरी तरह अनजान है, अब उसकी जान लेने वाली है। आखिरी पल करीब आते ही क्रोम किसी भी तरह बच निकलने की कोशिश करता है। निराशा में डूबकर वह बहुत धीमी आवाज में अपनी बहन का नाम लेता है।
इतना कि वह उसे पहचान सके। उसकी यह छोटी सी कोशिश कालिया का निशाना चूकवा देती है। यही पल क्रोम को अपनी चोटों से रिजेनरेट होने के लिए जरूरी कीमती समय दे देता है। लेकिन सभी लोग सिर्फ उसकी रिकवरी देखकर ही नहीं चौंकते, बल्कि उसके भयानक मॉन्स्टर रूप को देखकर भी दंग रह जाते हैं। उसका डरावना रूप कालिया को भय से भर देता है और बिना एक पल गंवाए क्रोम डंजन के अंदर तेजी से भाग निकलता है, बाकी सबको पीछे छोड़ते हुए। जहां बाकी लोग काला के निशाना चूकने से निराश होते हैं, वहीं उसे महसूस होता है कि इस घटना के पीछे कुछ कहीं ज्यादा गहरा छिपा हुआ है। ये मॉन्स्टर जिसने न सिर्फ उसका नाम लिया बल्कि हर मोड़ पर उन्हें मात भी दे दी, कोई साधारण खतरा नहीं है। इस क्रीचर में जितना दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा छिपा हुआ है। मुश्किल से बच निकलने के बाद क्रोम एक फैसला करता है। वह कीलिया और उसकी पार्टी का पीछा करता है ताकि वह डंजन से सुरक्षित बाहर निकल सके। हालात भले ही उसके पक्ष में न हो, लेकिन इतने लंबे समय बाद अपनी बहन को फिर से देखकर क्रोम सिर्फ खुश है। वह उस पर नजर बनाए रखने का निश्चय करता है और सावधानी से चलते हुए अपने अप्रोच को उसके अनुसार ढालता रहता है। जैसे जैसे पार्टी डंजन के और भीतर जाती है, उन्हें कई एडवेंचरर्स की बुरी तरह क्षत विक्षत लाशें दिखाई देती हैं। यह नजारा पूरे ग्रुप के रोंगटे खड़े कर देता है। डंजन छोड़ने की सलाह और चिंता जताने के बावजूद केलिया मना कर देती है और जोर देकर कहती है कि उसे पता है वह क्या कर रही है, लेकिन उसका यह आत्मविश्वास गलत साबित होता है। कुछ ही पल बाद उनकी पार्टी पर एक विशाल लेवल 22 ओगर हमला कर देता है। यह मॉन्स्टर न सिर्फ उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, बल्कि उनसे तेज, कहीं ज्यादा विशाल और हर मायने में बेहतर भी है। क्रोम, जो हमेशा रणनीति से सोचता है, तुरंत समझ जाता है कि इतना हाई लेवल मॉन्स्टर डंजन की गहराइयों में होना चाहिए था। उसका सतह के इतना पास होना सिर्फ एक ही बात का संकेत देता है, डंजन डिजास्टर हो चुका है। खतरा अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है और दांव पहले से कहीं ऊंचे हैं। कुछ देर सोचने के बाद क्रोम फैसला करता है कि वह छाया में छिपा रहेगा और सही समय आने का इंतजार करेगा। दूसरी तरफ पार्टी ओगर के सामने पूरी तरह कमजोर साबित होती है। वह उन्हें रैग डॉल की तरह इधर उधर फेंक देता है और उनके हर हमले का तेज और बेरहम जवाब देता है। ओगर बिल्कुल किसी अनुभवी यूएफसी फाइटर की तरह लड़ता है। वह आसानी से हर हमला डॉज करता है, ब्लॉक करता है और तुरंत पलटवार करता है। एडवेंचरर्स का हर वार उस पर लगभग बेअसर साबित होता है और यहाँ तक कि कैल्मिया के एरोज भी उसकी मोटी स्किन को मुश्किल से ही भेद पाते हैं। लड़ाई के बीच कल्मिया जल्दी से एक प्लान बनाती है। वह पार्टी के बाकी 2 सदस्यों को आदेश देती है कि वे ओगर का ध्यान भटकाएं ताकि वह अपना अल्टीमेट अटैक चार्ज कर सके, लेकिन उसकी जानकारी के बिना उन दोनों की कुछ और ही योजना होती है। उसकी पीठ पीछे वे एक गुप्त समझौता कर लेते हैं कि सही समय आने पर उसे छोड़कर भाग जाएंगे। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद वे दोनों अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके वहां से भाग निकलते हैं और कालिया को ओगर के पूरे क्रोध का अकेले सामना करने के लिए छोड़ देते हैं। तमाम मुश्किलों के बावजूद कालिया अपना अटैक चार्ज करने में सफल हो जाती है और पूरी ताकत के साथ उसे छोड़ देती है। लेकिन ओगर बहुत तेज होता है। वह ब्लास्ट के ज्यादातर हिस्से से बच निकलता है, हालांकि इस दौरान उसका एक लिम्ब कट जाता है। ये एक बड़ा नुकसान है, लेकिन उसे रोकने के लिए काफी नहीं। अपनी विशाल क्लब का आखिरी विनाशकारी वार करते हुए ओगर कैल्मिया को बेहोश कर देता है। तभी क्रोम अपने भयानक गूल रूप में बीच में आकर हस्तक्षेप करता है। लेवल के मामले में भारी नुकसान में होने के बावजूद क्रोम की मौजूदगी लड़ाई का संतुलन बदल देती है। अब जबकि ओगर अपना एक लिम्ब खो चुका है, वह पहले जैसा अजेय नहीं रहा। क्रोम भले ही उससे कमजोर हो, लेकिन उसका दृढ़ निश्चय और ओगर की चोट इस लड़ाई को अभी खत्म नहीं होने देते। अब हालात बदल चुके हैं और लड़ाई अभी बहुत दूर तक जाने वाली है। ओगर के एक ताकतवर वार से बचने के बाद क्रोम तेजी से सोचने लगता है कि इस मॉन्स्टर को कैसे काबू किया जाए, लेकिन कोई योजना बनाने से पहले ही ओगर का एक भयानक वार उसकी बांह तोड़ देता है। कोई और रास्ता न देखकर क्रोम दर्द सहते हुए सीधे मुकाबला करने का फैसला करता है। किस्मत और अपने अटूट हौसले की बदौलत क्रोम ओगर के बैट के एक और वार से बाल बाल बच जाता है। धीरे धीरे वह मॉन्स्टर के अटैक पैटर्न को समझने लगता है और हर डॉज के साथ उसे हमला करने का एक नया मौका दिखाई देने लगता है। जैसे जैसे वह ओगर की रिदम को समझता है, वह उसके चेहरे पर कई जोरदार पंच मारने में सफल हो जाता है, जिससे उसके कई टीथ टूटकर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन तभी लड़ाई अचानक पलट जाती है जब ओगर पलटवार करते हुए क्रोम की एक आर्म को दांतों से काटकर अलग कर देता है। उसी पल क्रोम इस मौके का फायदा उठा लेता है। अपनी पिछली जीतों से जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी हो चुका ओगर गलती से अपना थ्रोट पूरी तरह खुला छोड़ देता है। क्रोम अपनी गंभीर चोटों के बावजूद उसके नेक में अपने दांत गड़ा देता है और अंतिम वार कर देता है। ओगर जमीन पर गिर पड़ता है और क्रोम घायल तथा लहूलुहान होने के बावजूद विजेता बनकर खड़ा रहता है। लड़ाई खत्म होने के बाद क्रोम लेवल 18 तक पहुंच जाता है, जो इस बैटल का एक बड़ा इनाम होता है। वह कुछ समय लेकर अपनी आर्म को रिजनरेट करता है और बाकी चोटों को भी ठीक करता है।
इसके बाद उसका ध्यान कालमिया की ओर जाता है। उसे पता होता है कि वह अब भी बेहोश है और बिना एक पल घंवाए वह उसे सावधानी से उठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाता है। एक सुरक्षित जगह मिलने के बाद क्रोम फैसला करता है कि वह कालिया के लिए एक संदेश छोड़कर जाएगा। उसे पता है कि अगर वह इस अनुभव से कुछ नहीं सीखेगी तो वह कभी भी खुद को खतरे में डालना बंद नहीं करेगी। इसलिए वह उसे एडवेंचरर्स के एक ग्रुप के सामने छोड़ देता है, ऐसा दिखाते हुए मानो वह उस पर हमला करने वाला हो। एडवेंचरर्स तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं और क्रोम को वहां से भगा देते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि जिस गूल को उन्होंने भगाया है वह असल में उसका बड़ा भाई क्रोम है। जब कालिया होश में आती है तो एडवेंचरर्स उसे बताते हैं कि उस पर एक गूल हमला करने वाला था, लेकिन उसके दिल की गहराइयों में वह सच्चाई जानती है। वह गूल और कोई नहीं, क्रोम ही रहा होगा, वही भाई जो हमेशा उसकी रक्षा करने आया करता था। जब एडवेंचरर्स उसे उसके पास मिला हुआ एक वेपन देते हैं तो वह उस पर खुदा हुआ एक संदेश पहचान लेती है। वह संदेश क्रोम का ही होता है। वह उसे याद दिलाता है कि वह एक दिन उसे वापस लेने जरूर आएगा, लेकिन फिलहाल उसे इंतजार करना होगा। यह संदेश उसकी आंखों में आंसू ले आता है, लेकिन साथ ही उसे सुकून भी देता है। आखिरकार उसका भाई उसके पास पहुंचा था और उसके लिए बस यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। इस बीच क्रोम डंजन की ओर गहराइयों में चला जाता है। उसके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, दोबारा इंसान बनना। उसे उम्मीद है कि एक दिन वह कालिया से फिर मिलेगा, इस बार किसी मॉन्स्टर के रूप में नहीं, बल्कि एक बार फिर उसके भाई के रूप में। कालिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद क्रोम एक पल भी बर्बाद नहीं करता और सीधे एक्सपी ग्राइंड करने में लग जाता है। जिंदा रहने और ताकतवर बनने के लिए वह उन मॉन्स्टर्स को खा जाता है जिन्हें वह मारता है। यह एक भयावह मजबूरी है, लेकिन वह खुद से कहता है कि आखिर में यह सब इसके लायक होगा। अब जबकि वह लेवल 18 पर पहुंच चुका है, क्रोम सोचने लगता है कि क्या उसकी अगली एवोल्यूशन उसे फिर से इंसान बनने के और करीब ले जाएगी। शायद इससे वह ह्यूमन सिविलाइजेशन में बिना शिकार बने जा भी सके। लेकिन अगला पड़ाव हासिल करना आसान नहीं होगा। उसका लेवल इतना बढ़ चुका है कि एवोल्यूशन के लिए जरूरी आखिरी 2 लेवल पाने हेतु उसे खुद से भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स को हराना पड़ेगा। जैसे ही उसे लगता है कि अब वह थोड़ी राहत ले सकता है, तभी पीछे से एक लेवल 21 गारगोइल उस पर अचानक हमला कर देता है और उसे लगभग पूरी तरह चौंका देता है। क्रोम किसी तरह शुरुआती हमले को रोक लेता है, लेकिन उसकी राहत ज्यादा देर तक नहीं रहती। गारगोइल का पत्थर जैसा शरीर उसके लगभग हर हमले से सुरक्षित रहता है और सबसे बड़ी मुसीबत यह कि वह आग भी उगल सकता है। यह घातक मेल इस लड़ाई को कई गुना कठिन बना देता है। जीतने का कोई रास्ता न देखकर क्रोम मजबूर होकर डंजन की ओर गहराइयों की ओर भागने का फैसला करता है। वह पूरी ताकत से पलटवार करता है, लेकिन यह देखकर हैरान रह जाता है कि उसके किसी भी हमले का गारगोइल पर जरा भी असर नहीं हो रहा। यही एहसास उसके भागने के फैसले को और पक्का कर देता है। आखिरकार वह खुद को एक ऊंची चट्टान के किनारे घिरा हुआ पाता है, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। तभी क्रोम तुरंत एक चाल सोचता है। वह ऐसा दिखाता है जैसे वह चट्टान से नीचे कूद गया हो, लेकिन असल में वह किनारे के ठीक नीचे दीवार को पकड़कर अपनी जान बचाए लटका रहता है। जैसे ही गारगोइल नीचे झांकता है, क्रोम ग्रेविटी का फायदा उठाता है। वह अपनी जगह से छलांग लगाकर सीधे मॉन्स्टर की पीठ पर उतरता है। इस बार वह अपने भरोसेमंद फैंग्स का इस्तेमाल करता है और पूरी ताकत से गारगोइल के कठोर शरीर में दांत गड़ा देता है। इस अचानक हुए हमले का असर यह होता है कि गारगोइल मुंह के बल जमीन पर जा गिरता है। गिरने की ताकत उसके पत्थर जैसे शरीर के लिए भी बहुत ज्यादा साबित होती है और आखिरकार वह मॉन्स्टर मारा जाता है। घायल लेकिन विजयी क्रोम अपने भीतर ताकत का उफान महसूस करता है, क्योंकि वह लेवल 20 तक पहुंच जाता है और अपनी अगली एवोल्यूशन अनलॉक कर लेता है। बिना किसी हिचकिचाहट के क्रोम अपनी एवोल्यूशन शुरू कर देता है। यह ट्रांसफॉर्मेशन उसके अब तक के हर अनुभव से बिल्कुल अलग होता है। उसका नया रूप एक शेप शिफ्टर का होता है, लंबा शरीर, रेजर शार्प क्लॉज और एक डरावना मास्क जिससे अपार शक्ति का एहसास होता है। उसके चारों ओर की हवा तक ऊर्जा से भरी हुई महसूस होती है और साफ है कि उसकी यह नई एवोल्यूशन एक बेहद खतरनाक ताकत है। क्रोम जानता है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। अपनी नई ताकत के साथ वह आगे आने वाली हर चुनौती पर नजर टिकाता है और अपने अंतिम लक्ष्य, अपनी इंसानियत वापस पाने की ओर लगातार बढ़ते रहने का संकल्प लेता है। जैसे जैसे वह अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की सच्चाई को स्वीकार करता है, क्रोम समझ जाता है
कि उसका नया रूप अभी भी आदर्श नहीं है, लेकिन इस एवोल्यूशन के अपने फायदे भी हैं। शेप शिफ्टर्स के पास मास्करेड नाम की एक अनोखी एबिलिटी होती है जो उन्हें अपने एमपी के आधार पर सीमित समय तक इंसानों का रूप धारण करने की अनुमति देती है। क्रोम राहत की सांस लेता है जब उसे पता चलता है कि उसकी पिछली सभी एबिलिटीज अभी भी उसके पास हैं और यह नई स्किल उसके पहले से ही शक्तिशाली आर्सेनल को और भी मजबूत बना देती है। रिजेनरेशन और शेप शिफ्टर की अपार ताकत के साथ मास्करेड को आजमाने की उत्सुकता में क्रोम इस एबिलिटी को एक्टिवेट करता है। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब वह अपने पुराने ह्यूमन रूप के एक वर्जन में बदल जाता है। हालांकि अब उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके हैं और उसकी त्वचा भी फीकी पड़ गई है, फिर भी यह शेप शिफ्टर के भयानक मॉन्स्टर रूप से कहीं बेहतर है। ऐसा लगता है मानो एक अनंत समय के बाद पहली बार क्रोम को आईने में ऐसा चेहरा दिखाई देता है जिसे वह लगभग पहचान सकता है। इतना ही नहीं, इस ट्रांसफॉर्मेशन से उसकी बोलने की क्षमता भी वापस आ जाती है, लेकिन इस एबिलिटी की एक कीमत है। मास्करेड हर 10 मिनट में एक एमपी खर्च करती है। उसके मौजूदा एमपी पूल के हिसाब से क्रोम अधिकतम 4 घंटे तक ही अपना ह्यूमन रूप बनाए रख सकता है, वह भी तब जब इस दौरान उसे रिजेनरेशन का इस्तेमाल न करना पड़े। अपनी सीमाओं के बावजूद मास्करेड उसके अंदर उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगा देती है। ये बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन अपनी इंसानियत वापस पाने की दिशा में एक और कदम जरूर है। अपनी अब तक की प्रोग्रेस के बारे में सोचते हुए क्रोम एक परेशान कर देने वाले निष्कर्ष पर पहुंचता है। गार्गोयल जैसे हाई लेवल मॉन्स्टर्स का डंजन के निचले लेवल वाले हिस्सों में दिखाई देना सिर्फ एक ही बात का संकेत हो सकता है, डंजन डिजास्टर। कहीं न कहीं पास में कोई बॉस मॉन्स्टर अपनी कैद से निकल चुका है और उसने डंजन के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ दिया है। इससे पहले कि वह इस बात पर कुछ कर सके, उसके विचार अचानक पास आती एक हॉर्ड की तीखी चीखों से टूट जाते हैं। एक गार्गोयल सीधे उसकी ओर झपटता है और उसके गुस्से में कोई शक नहीं रहता। ऐसा लगता है कि वह अपने साथी की मौत का बदला लेने आया है जिसे क्रोम ने पहले मार गिराया था। शुरुआत में क्रोम उसकी जबरदस्त ताकत के सामने संघर्ष करता है, लेकिन जैसे ही वह अपने शेप शिफ्टर रूप में वापस लौटता है, लड़ाई का रुख पूरी तरह बदल जाता है। अपनी बढ़ी हुई ताकत और रिजेनरेशन के सहारे वह गार्गोयल को बेरहमी से चीर डालता है। उसके मॉन्स्टर क्लॉज पत्थर जैसे शरीर को भी फाड़ देते हैं, लेकिन उसकी जीत ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जल्द ही और गार्गोयल्स वहां पहुंच जाते हैं और दुश्मनों की भारी संख्या क्रोम को तुरंत फैसला लेने पर मजबूर कर देती है। ये समझते हुए कि वह उनका सामना नहीं कर सकता, वह पूरी रफ्तार से डंजन की ओर गहराइयों की ओर भाग निकलता है, जहां उसे दोबारा संभलने के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल सके। भागते हुए क्रोम का संकल्प और भी मजबूत हो जाता है। अपनी नई ताकत और इंसानियत वापस पाने की इच्छा के साथ वह कसम खाता है कि चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, वह और ताकतवर बनेगा। आगे का रास्ता बेहद खतरनाक है, लेकिन क्रोम जानता है कि उसका हर कदम उसे उसके अंतिम लक्ष्य के और करीब ले जा रहा है, दोबारा इंसान बनना और अपनी खोई हुई जिंदगी वापस हासिल करना। किसी तरह गार्गोयल से बच निकलने के बाद क्रोम कुछ देर आराम करने के लिए रुकता है। वह हर हाल में डंजन से बाहर निकलने का दृढ़ निश्चय कर चुका है, लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि किस्मत ने आखिरकार उसका साथ दिया है, तभी एडवेंचरर्स का एक ग्रुप वहां पहुंच जाता है। उनमें फ्रैंक फ्राई नाम का एक सम्मानित सोर्ड्समैन, गुइडो गिलरेड नाम का एक खतरनाक आर्चर और हमेशा की तरह शालीन शेली शुल्स शामिल होती है, जिनके माता पिता के बारे में लगता है कि नाम रखने में उन्होंने ज्यादा कल्पना का इस्तेमाल नहीं किया था। मजाक अपनी जगह, लेकिन यह पार्टी बेहद ताकतवर दिखाई देती है। भले ही उनका लेवल क्रोम से थोड़ा कम हो, लेकिन एक पूरी पार्टी के रूप में उनका कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क उन्हें बेहद खतरनाक बना देता है। क्रोम जानता है कि शेप शिफ्टर की अपनी एबिलिटीज के बावजूद अगर उसने उनसे सीधी लड़ाई की तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। एडवेंचरर्स यहाँ सिर्फ एक ही मकसद से आए हैं, डंजन बॉस को हराना और डंजन डिजास्टर को खत्म करना। खासकर शेली इस मिशन को लेकर बेहद गंभीर है। डंजन डिजास्टर्स ने उसकी जिंदगी को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित किया है और उसका ऊंचा चरित्र तथा दयालु स्वभाव उसे हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। सब कुछ क्रोम के लिए ठीक चल रहा होता है क्योंकि वह सुरक्षित दूरी बनाकर पार्टी पर नजर रख रहा होता है, लेकिन तभी उससे एक गंभीर गलती हो जाती है। वह एक पल के लिए अपने मॉन्स्टर क्लॉज को छिपाना भूल जाता है। क्विडो, जो हमेशा बाज जैसी नजर रखता है, उन्हें तुरंत देख लेता है और बाकी पार्टी को सावधान कर देता है। एडवेंचरर्स बिना एक पल गंवाए अपने वेपन्स निकाल लेते हैं और अपने बीच मौजूद मॉन्स्टर का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्रोम का दिमाग तेजी से काम करने लगता है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि वह संख्या और हालात दोनों में कमजोर है, लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच वह मास्करेड एक्टिवेट कर देता है और ठीक समय पर अपने ह्यूमन रूप में बदल जाता है। यह अचानक हुआ ट्रांसफॉर्मेशन पूरी पार्टी को चौंका देता है। वे अपने वेपन्स थोड़ा नीचे कर लेते हैं और इस गलतफहमी के लिए माफी भी मांगते हैं, लेकिन उनका संदेह बिल्कुल खत्म नहीं होता। क्रोम की पीली त्वचा, सफेद बाल और उसका कुल मिलाकर रहस्यमयी रूप
साफ दिखाता है कि वह कोई साधारण एडवेंचरर नहीं है, लेकिन शेली बाकी सबसे अलग है। उसका दयालु स्वभाव उसे क्रोम में वह चीज देखने देता है जो बाकी नहीं देख पाते। उसे उसके भीतर इंसानियत की एक हल्की सी झलक महसूस होती है जो उसे रुककर सोचने पर मजबूर कर देती है। जहां बाकी पार्टी पूरी तरह सतर्क रहती है, वहीं शेली क्रोम की ओर एक भरोसा दिलाने वाली मुस्कान देती है और माहौल का तनाव कम करने की कोशिश करती है। उसकी इस गर्मजोशी के बावजूद क्रोम जानता है कि खतरा अभी टला नहीं है। बाकी लोग इतने समझदार हैं कि वे महसूस कर लेते हैं कि क्रोम पूरी तरह सतर्क है और जरा सी उकसाहट पर या तो भाग जाएगा या फिर लड़ पड़ेगा। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहता है, फिर शेली आगे बढ़कर इस गतिरोध को तोड़ती है। उसकी नरम आवाज तनाव भरे माहौल को चीरते हुए क्रोम तक पहुंचती है। वह अपनी पार्टी को याद दिलाती है कि क्रोम देखने में नुकसान पहुंचाने वाला नहीं लगता और अगर उसे किसी मदद की जरूरत हो तो वह उसकी सहायता करने की पेशकश भी करती है। इस समय क्रोम बिल्कुल एक बेघर भटकने वाले इंसान जैसा दिखाई देता है, घायल और बुरी तरह थका हुआ। शेल की दयालुता उसे पूरी तरह चौंका देती है और एक पल के लिए वह उसकी मदद स्वीकार करने के बारे में सोचता है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति उस पर हावी हो जाती है। उस छोटे से ध्यान भटकने का फायदा उठाकर वह वहां से फिसल जाता है और किसी के रोकने से पहले ही छायाओं में गायब हो जाता है। फ्रैंक ग्रुप को सलाह देता है कि क्रोम को जाने दिया जाए क्योंकि वह कोई बैंडिट भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के मामले में पड़ना ठीक नहीं होगा। शेली थोड़ी निराश जरूर होती है, लेकिन वह इस बात का विरोध नहीं करती। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी उस छोटी सी दयालुता ने पूरी पार्टी को एक ऐसे टकराव से बचा लिया जो बहुत बुरी तरह खत्म हो सकता था। इस मुलाकात को पीछे छोड़ने के बाद एडवेंचरर्स फिर से अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, डंजन बॉस को हराना और उसका लूट हासिल करना। खास तौर पर शेली पूरी तरह दृढ़ निश्चय कर चुकी होती है। डंजन डिजास्टर उसके अतीत की दर्दनाक यादों को फिर से जगा देता है और वही यादें उसके इरादे को और मजबूत बना देती हैं। दूसरी तरफ क्रोम एक सुरक्षित जगह पर लौट जाता है, लेकिन उसका मन भावनाओं के तूफान से भरा होता है। शेल की दयालुता बार बार उसके मन में लौटती है और उसके दिल को छू जाती है। अपने रेजरेक्शन के बाद पहली बार किसी ने उसके साथ इंसान की तरह व्यवहार किया था। उसकी उस छोटी सी गर्मजोशी क्रोम को अजनबी भी लगती है और सुकून देने वाली भी। कुछ पल के लिए वह उनकी मदद करने का विचार करता है, लेकिन अगले ही क्षण उस सोच को छोड़ देता है। वह सच्चाई जानता है, अगर उन लोगों ने उसका असली रूप देख लिया तो वे बिना एक पल सोचे उसी पर हमला कर देंगे। जबकि क्रोम अभी भी उसी मुलाकात के बारे में सोच रहा होता है। एडवेंचरस आगे बढ़ते रहते हैं और आखिरकार डंजन के सबसे भीतर वाले हिस्से तक पहुंच जाते हैं। वहां उनका सामना डंजन बॉस गर्गोयल किंग से होता है। लेवल 30 पर मौजूद गर्गोयल किंग उनके सामने किसी विशाल दैत्य की तरह खड़ा होता है। उसका पत्थर जैसा शरीर एक डरावनी ऑरा बिखेर रहा होता है। एडवेंचरर्स को तुरंत एहसास हो जाता है कि उनका सामना ऐसे दुश्मन से है जो उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अब जिंदा रहने की असली लड़ाई शुरू होने वाली है और क्रोम तथा एडवेंचरर्स दोनों ही ऐसी परीक्षा का सामना करने वाले हैं जो उनकी सीमाओं को परख देगी। क्रोम के सामने अब सिर्फ एक सवाल बचता है, क्या वह छाया में छिपकर सब देखता रहेगा या फिर सब कुछ दांव पर लगाकर उनकी मदद करेगा। जैसे ही चारों ओर अफरा तफरी मचती है, पार्टी तुरंत अपनी फॉर्मेशन बना लेती है। फ्रैंक फ्रंट लाइन संभालता है, शेली किनारे से फ्लैंक करने के लिए घूमती है और गीडो दूर रहकर लगातार एरोज चलाता है। लेकिन उनके लगातार हमलों के बावजूद बॉस को कोई नुकसान नहीं होता। उसकी कठोर स्किन लगभग अभेद्य साबित होती है, लेकिन उनकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। गारगोयल किंग अपना विनाशकारी इन्फर्नो फ्लेयर चार्ज करता है। आग का वह भयानक विस्फोट फ्रैंक का आर्मर पूरी तरह जला देता है और उसकी दोनों बाहों को बुरी तरह झुलसा देता है। इसके बावजूद फ्रैंक पूरी ताकत से बॉस के सिर पर एक जबरदस्त वार करता है, जिससे ग्वीडो को उसकी आंख में एरो मारने का मौका मिल जाता है। लेकिन यह हमला बॉस को रोकने के बजाय उसे और भी ज्यादा क्रोधित कर देता है। वह भयानक ताकत के साथ पलटवार करता है और एक जोरदार प्रहार से फ्रैंक को बेहोश कर देता है। आर्चर और शेल का भी वही हाल होता है। उन्हें रैगडॉल की तरह इधर उधर फेंक दिया जाता है और बड़ी आसानी से हरा दिया जाता है। इसके बाद गारगोयल किंग आखिरी वार करने के लिए तैयार होता है ताकि वह सबका अंत कर सके। लेकिन जैसे ही वह हमला करने वाला होता है, क्रोम बीच में आ जाता है और उसके वार को वहीं रोक देता है। पूरा बैटलफील्ड बदल जाता है। अब दोनों मॉन्स्टर्स आमने सामने खड़े होते हैं और उनमें से सिर्फ एक ही विजेता बन सकता है। इस अफरा तफरी से ठीक पहले क्रोम अपने मन में यही सोच रहा था कि क्या उसे सच में पार्टी को फाइनल बॉस से लड़ने देना चाहिए, जबकि उसे अच्छी तरह पता था कि वह उन्हें शायद निगल जाएगा। आखिरकार उसके भीतर बची हुई इंसानियत जीत जाती है और वह चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े एडवेंचरर्स की रक्षा करने का फैसला करता है। आखिर वह शुरू से एडवेंचरर इसलिए बना था
ताकि इंसानों को मॉन्स्टर्स से बचा सके। और अब खुद मॉन्स्टर बनने के बाद भी उसका वही संकल्प पहले से कहीं ज्यादा प्रबल हो चुका था। इसी दृढ़ निश्चय के साथ क्रोम ठीक समय पर पहुंचता है और पार्टी को अंतिम वार से बचा लेता है। लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। भारी नुकसान में होने के बावजूद क्रोम तुरंत हालात का आकलन करता है और गारगोयल किंग की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी आंखों को पहचान लेता है। लड़ाई लगातार जारी रहती है और तभी गारगोयल किंग का एक खतरनाक हमला क्रोम के टॉर्सो को चीर देता है। भीषण दर्द सहते हुए भी क्रोम उसके आई पर सीधा वार करने में सफल हो जाता है, जिससे बॉस कुछ पल के लिए लड़खड़ा जाता है। लेकिन गारगोयल किंग तुरंत पलटवार करते हुए अपनी फ्लेयर वॉर्टेक्स एबिलिटी एक्टिवेट कर देता है और उसका पूरा शरीर आग की लपटों से घिर जाता है। ये भीषण गर्मी क्रोम के लिए दोबारा हमला करना लगभग असंभव बना देती है और उसे मजबूर होकर बॉस से दूरी बनाए रखनी पड़ती है। ठीक उसी समय जब ऐसा लगता है कि बॉस अब क्रोम का अंत करने वाला है, क्रोम एक नई एबिलिटी अनलॉक कर लेता है, अपने शरीर के कुछ हिस्सों को शेप शिफ्टर रूप में बदलने की शक्ति। अपने मॉन्स्टर हैंड की मदद से वह बॉस की जलती हुई सोर्ड को उसके वार के बीच में ही रोक देता है और उसी मौके का फायदा उठाकर गारगोयल किंग की आंख में सीधे अपनी ब्लेड घोंप देता है। हमला सफल होता है, लेकिन बॉस अभी भी हार नहीं मानता। गंभीर चोटें लगने के बावजूद गारगोयल किंग क्रोम पर भारी पड़ता है और उसे पीछे धकेल देता है। अब दोनों अपनी अपनी सीमाओं तक पहुंच चुके हैं और अगला हमला ही तय करेगा कि विजेता कौन होगा। क्रोम लगातार जलने से हो रहे डैमेज को सहते हुए अपनी रिजेनरेशन एबिलिटी का सहारा लेकर लड़ाई में बना रहता है, लेकिन माना की खपत अब असहनीय होती जा रही है। दूसरी ओर गारगोयल किंग भी अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका होता है। दोनों योद्धा आखिरी निर्णायक वार की तैयारी करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस लड़ाई से सिर्फ एक ही जिंदा बाहर निकलेगा। जैसे जैसे हालात और भी गंभीर होते जाते हैं, ग्विडो और शेल फैसला करते हैं कि वे हर संभव तरीके से क्रोम की मदद करेंगे। ग्विडो किस्मत से एक शानदार शॉट लगा देता है और बॉस के ऊपर की सीलिंग पर एक एरो चला देता है। एरो के टकराते ही चट्टानों का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सीधे गारगोयल किंग के सिर पर गिरता है और उसका सिर अंडे की तरह चटक जाता है। इससे क्रोम को वही मौका मिल जाता है जिसकी उसे बेहद जरूरत थी। बिना एक पल गंवाए वह अपनी ब्लेड मॉन्स्टर की आंख में पूरी ताकत से घोंप देता है। थोड़ी देर की जद्दोजहद के बाद गारगोयल किंग खुद को छुड़ा लेता है और उसी दौरान क्रोम तथा उसकी सोर्ड दोनों को दूर फेंक देता है। अब कोई और रास्ता न देखकर क्रोम अपनी पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन का सहारा लेता है और अपनी मॉन्स्टर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए एक विनाशकारी पंच मारता है। यह हमला इतनी ताकत से लगता है कि आखिरकार गारगोयल किंग पूरी तरह परास्त हो जाता है और उनकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। लेकिन इस दौरान क्रोम को भी कई गंभीर चोटें लग चुकी होती हैं, जिन्हें रिजेनरेट करने के लिए बहुत अधिक माना की जरूरत पड़ती है। बॉस के हारते ही क्रोम लगातार 4 बार लेवल अप करता है और सीधे लेवल 24 तक पहुंच जाता है। डंजन डिजास्टर समाप्त हो जाता है और एक बार फिर शांति लौट आती है। क्रोम की किस्मत अच्छी होती है कि गारगोयल किंग का विशाल शरीर पार्टी की नजर को ढक देता है, इसलिए कोई भी उसकी पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देख पाता। लेकिन क्रोम के पास जश्न मनाने का समय नहीं होता। इस लड़ाई ने उसकी सारी ताकत खत्म कर दी होती है और उसके पास केवल 2 MP बचते हैं, यानी उसकी मास्करेड एबिलिटी खत्म होने में अब 20 मिनट से भी कम समय बाकी होता है। जैसे ही शली उसका धन्यवाद करने के लिए उसकी ओर बढ़ती है, क्रोम समझ जाता है कि वह वहां रुक नहीं सकता। मना खतरनाक रूप से कम होने की वजह से वह तुरंत वहां से निकल जाता है। सिग्मा रूल नंबर 1, आओ बॉस को हराओ, कुछ भी एक्सप्लेन मत करो और वहां से चले जाओ। क्रोम के इस अचानक चले जाने से पूरी पार्टी हैरान रह जाती है। उसने न सिर्फ बिना कुछ कहे वहां से विदा ली, बल्कि बॉस क्रिस्टल भी वहीं छोड़ दिया, जो एक बेहद कीमती इनाम था और जिसकी बदौलत वह बहुत बड़ी दौलत कमा सकता था। यही बात ग्विडो के शक को और भी बढ़ा देती है, लेकिन फ्रैंक उसकी बातों को ज्यादा महत्व नहीं देता। वह सबको याद दिलाता है कि क्रोम ने उनकी जान बचाई थी और कहता है कि उन्हें अच्छी बात पर ध्यान देना चाहिए, यानी उन्हें बॉस का लूट मुफ्त में मिल गया है। थोड़ी देर आराम करने के बाद पार्टी फैसला करती है कि वे बॉस क्रिस्टल को गिल्ड में ले जाकर अपनी जीत का सबूत देंगे। वे यह भी तय करते हैं कि अगर भविष्य में कभी क्रोम उनसे फिर मिला तो वे उसका एहसान जरूर चुकाएंगे। शैली के लिए यह सिर्फ एक वादा नहीं होता, वह अपने रहस्यमयी रक्षक से दोबारा मिलने का दृढ़ निश्चय कर चुकी होती है। दूसरी ओर क्रोम किसी तरह लोगों की नजरों से बचते हुए वहां से निकल जाता है। इस बड़े लेवल अप की वजह से उसका MP पूल बढ़ चुका होता है, जिससे अब वह मास्करेड को दिन में पूरे 6 घंटे तक बनाए रख सकता है। इस नई सुविधा के साथ क्रोम फैसला करता है कि अब वह दोबारा ह्यूमन सोसाइटी में लौटेगा और हालात को परखेगा। 6 घंटे शायद इतने काफी हों कि वह लोगों के बीच घुल मिल सके, किसी को शक न हो और अपनी पुरानी जिंदगी का थोड़ा बहुत हिस्सा वापस हासिल कर सके। जब पार्टी डंजन से बाहर निकलकर गिल्ड में बॉस की हार की खबर देती है तो शुरुआत में कोई भी उन पर विश्वास नहीं करता।
शहर के लोगों को यह मानना मुश्किल लगता है कि कोई अनजान एडवेंचरर अकेले ही डंजन बॉस को हरा सकता है। क्रोम के रूप रंग को लेकर थोड़ी देर चर्चा होने के बाद फ्रैंक बॉस का मैजिक स्टोन गिल्ड लीडर गार्स को सौंप देता है। यह निर्विवाद सबूत साबित कर देता है कि बॉस सचमुच हार चुका है और डंजन पूरी तरह साफ हो चुका है। इस खुलासे के बाद पूरे शहर में जिज्ञासा और अटकलों का माहौल बन जाता है। आखिर यह रहस्यमयी एडवेंचरर कौन था? अगर उसके पास इतनी अपार शक्ति थी तो वह निश्चित रूप से मशहूर होना चाहिए था। क्रोम के बारे में अफवाहें पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल जाती हैं और इसमें शैली का भी बड़ा हाथ होता है, जो उत्साह में कहानी में कई रंगीन बातें जोड़ देती है। जबकि पूरा शहर डंजन के साफ होने का जश्न मना रहा होता है, कालिया इसे अपने भाई की तलाश जारी रखने का एक नया मौका मानती है। बाहर से चाहे वह जैसी भी दिखाई दे, लेकिन वह क्रोम की बहुत परवाह करती है और उसने अब तक उम्मीद नहीं छोड़ी है। आखिरकार जब सारा उत्साह शांत हो जाता है तो पार्टी को डंजन क्लियर करने का अपना इनाम मिल जाता है। फ्रैंक सबको याद दिलाता है कि इस पैसे का ज्यादातर हिस्सा सही मायने में क्रोम का है, लेकिन चूंकि वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए फिलहाल वे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर भविष्य में कभी उससे मुलाकात हुई तो उसे उसका हिस्सा लौटा देंगे। शुरुआत में शैली थोड़ा झिझकती है, लेकिन आखिरकार मान जाती है क्योंकि वह इस पैसे से एक बहुत जरूरी काम करना चाहती है। फ्रैंक, जो सचमुच एक गीगा चैड है, अपनी हिस्सेदारी में से शैली को थोड़ा अतिरिक्त पैसा भी दे देता है। आभारी होकर शैली पूरे ग्रुप का धन्यवाद करती है और अपने गृहनगर लौट जाती है। उसके जाने के बाद फ्रैंक उसके इरादे के बारे में बताता है। शैली अपनी पूरी कमाई उस ऑर्फनेज को दान करना चाहती है जहां उसका पालन पोषण हुआ था, लेकिन उसकी यह कोशिश शायद बेकार साबित हो क्योंकि उसका गृहनगर, बर्बाद हो चुका शहर ऑडफील्ड लंबे समय से डंजन डिजास्टर की चपेट में है। पूरा शहर अराजकता में डूब चुका है और अब कानूनहीनता तथा निराशा के लिए बदनाम हो गया है। दूसरी ओर क्रोम भी लगभग इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। ऑडफील्ड की अराजक और कानूनहीन छवि उसे अपने जैसे व्यक्ति के लिए छिपने की सबसे उपयुक्त जगह लगती है। अगर उसे कालमाया से दोबारा मिलना है और अपनी ताकत बढ़ाने की यात्रा जारी रखनी है तो ऑडफील्ड ही उसका अगला पड़ाव होगा। अपनी अगली एवोल्यूशन को लक्ष्य बनाकर और अटूट संकल्प के साथ क्रोम ऑडफील्ड की ओर अपनी यात्रा शुरू कर देता है, इस बात से पूरी तरह अनजान कि किस्मत एक बार फिर उसका रास्ता शेल के रास्ते से मिलाने वाली है। काफी देर तक छिपते छिपाते चलने के बाद क्रोम आखिरकार ऑडफील्ड पहुंच जाता है। इंसानों से भरे एक जीवंत समाज को देखकर उसके भीतर फिर से उम्मीद जाग उठती है। बहुत लंबे समय बाद उसने इतनी सामान्य जिंदगी देखी थी, लेकिन वह खुद को ज्यादा सहज नहीं होने देता। लोग अब भी उसे शक भरी नजरों से देखते हैं और उसके चेहरे पर हमेशा के लिए चिपका हुआ डरावना मास्क भी उसकी स्थिति को बेहतर नहीं बनाता। पूरे आत्मविश्वास के साथ क्रोम डंजन से इकट्ठे किए हुए सभी मैजिक स्टोन्स लेकर स्थानीय गिल्ड में उन्हें बेचने पहुंचता है, लेकिन उसकी निराशा का ठिकाना नहीं रहता जब उन सभी के बदले उसे सिर्फ 500 गोल्ड मिलते हैं, जो राजधानी में मिलने वाली कीमत का मात्र 10वां हिस्सा है। जब वह इसका विरोध करता है तो गिल्ड ओनर उसे याद दिलाता है कि वे सामान खरीदते समय सवाल नहीं पूछते, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति से जो क्रोम जितना संदिग्ध दिखाई देता हो। ऑडफील्ड में बिकने वाले ज्यादातर मैजिक स्टोन्स चोरी के होते हैं और क्रोम भी उन्हें कोई अपवाद नहीं लगता। अपनी नाराजगी दबाकर क्रोम पैसे लेता है और वहां से निकल जाता है। बाहर निकलते ही एक अनजान वॉरियर उसका रास्ता रोक लेता है और उससे सारा पैसा सौंप देने की मांग करता है। इस आदमी का नाम जेफ है और वह पूरे शहर पर राज करने वाले क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन इविल ड्रैगन्स का सदस्य है। क्रोम बिना प्रभावित हुए उसे आसानी से नजरअंदाज कर देता है, जिससे जेफ का घमंड बुरी तरह टूट जाता है। नतीजतन जेफ गुस्से से भर उठता है और बदला लेने की कसम खा लेता है। जब जेफ पलटवार करने की कोशिश करता है तो क्रोम फुर्ती से उसकी सोड दूर लात मारकर उसे निहत्था कर देता है और उसे संभलने का मौका दिए बिना वहां से भाग निकलता है। इस घटना के बाद क्रोम अपने लगभग सारे पैसे जरूरी सामान खरीदने में खर्च कर देता है। 240 गोल्ड में एक जंग लगी डैगर, 60 गोल्ड में एक पुरानी रोब और 110 गोल्ड प्रति रात के हिसाब से एक इन में कमरा। अब उसके पास सिर्फ मुट्ठी भर सिक्के बचते हैं। क्रोम समझ जाता है कि उसे जल्दी कुछ करना होगा और अधिक पैसा कमाने के लिए डंजन की ओर निकल पड़ता है। इसी बीच शैली ऑर्फनेज पहुंचती है और अपनी सारी कमाई उसके मालिक को सौंप देती है। साथ ही उससे अनुरोध करती है कि वह इस पैसे का सही इस्तेमाल करे। वह उसे यह सलाह भी देती है कि बच्चों को लेकर ऑडफील्ड छोड़ दे और राजधानी चला जाए, जहां वे ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। मालिक उसकी बात मानता है, लेकिन उसे याद दिलाता है कि इतने लोगों को दूसरी जगह ले जाना बहुत महंगा होगा और फिलहाल ऑडफील्ड में रहना ही शायद उनका एकमात्र व्यावहारिक विकल्प है। भावुक बातचीत के बाद शैली ऑर्फनेज से विदा ले लेती है। दूसरी तरफ क्रोम शहर की गलियों में घूमता रहता है, यह सोचते हुए कि जानकारी कैसे इकट्ठा की जाए। भटकते भटकते उसकी मुलाकात अचानक एक बार फिर शेल से हो जाती है। उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल जाता है
और उसके अंदर घबराहट फैल जाती है। पिछली मुलाकात ही उसके लिए काफी तनावपूर्ण थी और यह अचानक हुई मुलाकात निश्चित रूप से नई मुसीबत खड़ी कर सकती थी। इस छोटी सी मुलाकात के बाद क्रोम किसी तरह की औपचारिकता नहीं करता और तुरंत वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन शेल अपने रहस्यमयी रक्षक को बिना ठीक से धन्यवाद दिए जाने देने वाली नहीं होती। पूरे निश्चय के साथ वह उसके पीछे दौड़ पड़ती है। दुर्भाग्य से क्रोम एक बंद गली में फंस जाता है। अब उसके पास उसका सामना करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वह शेप शिफ्टर पावर्स का इस्तेमाल करके भागने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी उसका संतुलन बिगड़ जाता है। वह ठोकर खाकर गिर पड़ता है और बेहद असहज स्थिति में फंस जाता है। शेली ठीक उसी समय वहां पहुंचती है और उसे उसी हालत में देख लेती है। वह उसे डराने के लिए माफी मांगती है और पूरे दिल से उसकी पार्टी की जान बचाने के लिए उसका धन्यवाद करती है। उत्सुक होकर वह उससे उसका नाम पूछती है। इस बार क्रोम आखिरकार बोलता है और अपना परिचय क्रोम क्लैंक के रूप में देता है। दोनों कुछ देर बातचीत करते हैं और शेली बताती है कि वह ऑटफील्ड क्यों आई है। वह बताती है कि वह उस ऑर्फनेज को दान देने आई है जहां उसका बचपन बीता था। इसके बाद शेली शहर के दुखद इतिहास के बारे में भी उसे थोड़ा बताती है। एक समय समृद्ध रहा ऑटफील्ड डंजन डिजास्टर के आने के बाद पूरी तरह बर्बाद हो गया। हालात को और भी बदतर बनाते हुए ईवल ड्रैगन फैक्शन के अत्याचारियों ने इस अफरा तफरी का फायदा उठाया, शहर के लोगों पर जुल्म किया और पूरे शहर को कानून विहीन उजाड़ बंजर भूमि में बदल दिया। शेली बताती है कि उसका सपना शहर को मॉन्स्टर्स और टायरेंट्स दोनों से मुक्त कराकर उसे उसकी पुरानी शान वापस दिलाना है। जैसे ही शेली ऑर्फनेज के बारे में बात करती है, कहानी वहां रहने वाले बच्चों और उनके केयर टेकर की ओर चली जाती है। ऑर्फनेज का मालिक बच्चों के प्रति पूरी तरह समर्पित है और बच्चे भी शेल के शहर को बचाने के सपने को साझा करते हैं। कुछ बच्चों के पास ऐसे अद्भुत स्किल्स भी हैं जो भविष्य में उपयोगी साबित हो सकते हैं, लेकिन उनकी शांति तब टूट जाती है जब कुछ खतरनाक लोग ऑर्फनेज में जबरन घुस आते हैं। उनकी पहचान साफ है, वे ईविल ड्रैगन फैक्शन के एनफोर्सर्स हैं, वही टायरेंट्स जिन्होंने वर्षों से शहर के लोगों को सताया है। एनफोर्सर्स मांग करते हैं कि ऑर्फनेज बच्चों को उनके हवाले कर दें ताकि उन्हें स्लेव्स के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि उनके पास मैन पावर की कमी है। वे ठंडे स्वर में केयर टेकर को चेतावनी देते हैं कि यदि उसने मना किया तो जिन बच्चों से वह इतना प्यार करता है उन्हीं के सामने उसे मार दिया जाएगा। स्थिति बेहद गंभीर है और कोई भी अनुकूल परिणाम दिखाई नहीं देता। बच्चों की जिंदगी, केयरटेकर की जान और स्वयं ऑर्फनेज का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। जैसे जैसे एनफोर्सर्स और अधिक शत्रुतापूर्ण होते जाते हैं, ऑर्फनेज के मालिक के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। वह घुटनों के बल गिरकर माफी मांगता है और विनती करता है कि बच्चों की जगह उसे स्लेव बनाकर ले जाया जाए। तभी एक बहादुर बच्चा और अधिक चुप नहीं रह पाता और अपने स्किल का उपयोग करके उनका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन एनफोर्सर्स उसे मक्खी की तरह आसानी से झटक देते हैं और बच्चे के उस कमजोर प्रयास का मजाक उड़ाते हैं। मालिक भी मजबूरी में एक मेटल स्पीयर उठा लेता है, लेकिन उसका हमला भी उतना ही बेअसर साबित होता है। इसके जवाब में एनफोर्सर्स डरे हुए बच्चों के सामने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। इसी बीच शेली क्रोम से अपनी बातचीत जारी रखते हुए उसे एक बार फिर उसकी पार्टी को बचाने के लिए धन्यवाद देती है। वह उसके पास मौजूद अपना सारा पैसा उसे देने की पेशकश करती है और वादा करती है कि बाकी रकम बाद में चुका देगी। तभी ऑर्फनेज का एक घबराया हुआ बच्चा रोते हुए उनके पास दौड़कर आता है और एनफोर्सर्स द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के बारे में बताता है। ये सुनकर क्रोम के दिल को गहरा झटका लगता है। मुसीबतों से दूर रहने की उसकी कोशिशों के बावजूद वह बच्चों की दुर्दशा और मालिक के अडिग संकल्प को नजरअंदाज नहीं कर पाता। दृढ़ निश्चय के साथ वह शेली के साथ ऑर्फनेज जाने का फैसला करता है। उधर ऑर्फनेज में एनफोर्सर्स जरा भी पीछे हटने के कोई संकेत नहीं दिखाते। मालिक बुरी तरह घायल और खून से लथपथ होने के बावजूद झुकने से इनकार कर देता है। समूह का सीनियर ऑफिसर उसे अंतिम चेतावनी देता है, या तो बच्चों को आत्मसमर्पण करने के लिए मना लो या मर जाओ। धमकी के बावजूद मालिक अपने फैसले पर अडिग रहता है। सूजी हुई आंखों से एनफोर्सर्स को घूरते हुए वह घोषणा करता है कि वे जो चाहें कर लें। यदि यही उसका अंत है तो कम से कम बच्चे यह जानेंगे कि उसने अपनी आखिरी सांस तक उनसे प्यार किया। जैसे ही ऑफिसर अंतिम वार करने के लिए अपना हथियार उठाता है, क्रोम और शेल वहां पहुंच जाते हैं। उन दोनों को देखकर पूरा हंगामा रुक जाता है और एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा जाता है। चुनौती महसूस करते हुए एनफोर्सर्स नए आए लोगों के सामने लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि क्रोम और शेल भी उस भीषण और निर्णायक लड़ाई के लिए स्वयं को तैयार कर लेते हैं। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, जेफ पूरे आत्मविश्वास के साथ क्रोम के सामने आ खड़ा होता है। वह क्रोम के कमजोर दिखने वाले शरीर का मजाक उड़ाता है और उसे अपने ध्यान के योग्य भी नहीं समझता, लेकिन क्रोम उसे गलत साबित करने में एक पल भी नहीं लगाता। अपनी तलवार के तेज वार से वह जेफ को जल्दबाजी में ब्लॉक करने पर मजबूर कर देता है।
उस वार की जबरदस्त ताकत जेफ का संतुलन बनाए रखना मुश्किल कर देती है। क्रोम तुरंत एक सटीक स्टैब करता है जो मुश्किल से जेफ के आर्मर को छूता है। हालांकि जेफ पीछे हटकर वार का असर कम करने की कोशिश करता है, फिर भी वह बुरी तरह लड़खड़ा जाता है। जैसे ही क्रोम उसे खत्म करने की तैयारी करता है, तभी दूसरा इन्फोर्सर रायो अचानक हमला करके बीच में आ जाता है। दोनों की तलवारें टकराती हैं और क्रोम तुरंत महसूस कर लेता है कि रीडो कोई साधारण प्रतिद्वंद्वी नहीं है। रीडो की स्किल और स्ट्रेंथ जेफ से कहीं अधिक है, जिससे वह खासकर क्रोम के ह्यूमन फॉर्म के खिलाफ एक बेहद शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी बन जाता है। दूसरी ओर जेफ अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर पाता और क्रोम की पीठ पीछे जाकर बैकस्टैब करने की कोशिश करता है, लेकिन शेली बीच में आकर अपनी ब्लेड से उसे रोक देती है। भले ही जेफ का लेवल उससे अधिक हो, लेकिन शेल की निखरी हुई स्किल्स और दृढ़ संकल्प उसे मजबूती से डटे रहने में सक्षम बनाते हैं। उनकी भिड़ंत और भी तेज हो जाती है, क्योंकि शेल उसके हर एक वार का जवाब देती है, ये साबित करते हुए कि वह कोई आसान निशाना नहीं है। दूसरी ओर फ्रंट लाइन पर रायो क्रोम को एक तरफ हट जाने की चेतावनी देता है और कहता है कि अगर वह अभी आत्मसमर्पण कर दे तो वे उसकी अवज्ञा को नजरअंदाज कर देंगे। लेकिन क्रोम जरा भी नहीं घबराता। वह उन्हें याद दिलाता है कि वह उनकी तरह बिल्कुल नहीं है और चाहे जो भी करना पड़े वह उनके अत्याचार का अंत करके रहेगा। इसके बाद रायो के चेहरे के भाव कठोर हो जाते हैं, क्योंकि उसका धैर्य जवाब देने लगता है। वह कसम खाता है कि क्रोम को अपनी बातों का पछतावा कराएगा और अपनी मैजिक का उपयोग करता है। रायो की ब्लेड पर बिजली चमकने लगती है, क्योंकि वह अपना लाइटनिंग सोर्ड स्किल सक्रिय करता है, जिससे उसका हथियार विद्युत ऊर्जा से भर जाता है। उनके चारों ओर की हवा शक्ति से गूंजने लगती है और चिंगारियां खतरनाक तरीके से क्रोम के बेहद करीब नाचने लगती हैं। इससे हमारे लड़के क्रोम के लिए हालात और भी कठिन हो जाते हैं। जैसे ही रायो अपनी लाइटनिंग इन्फ्यूज्ड सोर्ड के साथ क्रोम पर टूट पड़ता है, क्रोम के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। वह उस वॉर के पीछे छिपी अपार शक्ति को पहचान लेता है और समझ जाता है कि यदि उसने उसे ब्लॉक करने की कोशिश की तो उसकी ब्लेड तुरंत टूट जाएगी। इसी बीच शेली जेफ के साथ अपनी लड़ाई जारी रखती है। लेवल में अंतर होने के बावजूद उसकी स्किल और दृढ़ संकल्प उसे बराबरी पर बनाए रखते हैं, लेकिन वह क्रोम पर रायो के लगातार हो रहे हमलों को देखती है और समझ जाती है कि यदि उसने जल्द ही हस्तक्षेप नहीं किया तो उसके उद्धारकर्ता के लिए हालात बेहद गंभीर हो सकते हैं। राइडो भूखे भेड़िए की तरह क्रोम का शिकार करता है, मानो उसे कोमल शिकार चाहिए। उसकी हर चाल सोची समझी और निर्दयी होती है। चारों ओर से घिरा और मजबूर क्रोम सोचता है कि क्या उसे अपना मास्करेड स्किल छोड़कर अपने कहीं अधिक शक्तिशाली मॉन्स्टर फॉर्म में लड़ना चाहिए, लेकिन लड़ाई देख रहे बच्चों को डराने और उनका विश्वास खो देने का विचार उसे हिचकने पर मजबूर कर देता है। क्रोम की इस हिचकिचाहट को भांपकर रिडो तुरंत मौका पकड़ लेता है और एक विनाशकारी कॉम्बिनेशन अटैक कर देता है। उसका लाइटनिंग स्ट्राइक स्किल क्रोम की बांह को छू जाता है, जिससे उसके पूरे शरीर में बिजली के तेज झटके दौड़ जाते हैं और उसे भारी नुकसान पहुंचता है। इससे पहले कि क्रोम संभल पाता, रियो तुरंत अपनी सोर्ड से दूसरा वार करता है, जो क्रोम की ब्लेड को चकनाचूर कर देता है और उसकी छाती को भेद देता है। हालांकि घाव बेहद गंभीर होता है, फिर भी क्रोम किसी तरह अपने वाइटल ऑर्गन्स पर घातक वार होने से बाल बाल बच जाता है। दीवार से टकराकर फंसा हुआ और भागने का कोई रास्ता न होने के कारण ऐसा लगता है कि लड़ाई अब लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन क्रोम अभी हार नहीं मानता। अपनी पूरी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हुए वह एक गुप्त तरकीब अपनाता है। वह सोर्ड के घाव के आसपास के हिस्से को अपने मॉन्स्टर फॉर्म में बदल देता है। इस परिवर्तन से ब्लेड उसके मांस के भीतर ही फंस जाती है और वहीं जकड़ जाती है, जिससे रिडो कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह असुरक्षित रह जाता है। बिना एक पल गंवाए क्रोम अपनी रिजनरेशन एबिलिटी का उपयोग करके सोर्ड के चारों ओर बने घाव को भर देता है, ताकि ब्लेड अपनी जगह से हिल भी न सके। फिर पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करते हुए वह अपने हाथों को भयानक मॉन्स्टर क्लॉज में बदल देता है और राइडो को एक विनाशकारी अपरकट मारता है। उस वार की ताकत राइडो को हवा में उड़ा देती है और वह जमीन पर ठीक वैसे ही जा गिरता है जैसे माइक टाइसन के अधिकांश प्रतिद्वंद्वी गिरते थे। इतना ही नहीं, उस जबरदस्त टक्कर का प्रभाव उसे पूरी तरह चकरा देता है, जबकि क्रोम भारी सांसें लेते हुए भी सीना तानकर विजेता की तरह खड़ा रहता है। कुछ क्षणों के लिए पूरा बैटलफील्ड शांत हो जाता है, क्योंकि हर कोई समझने की कोशिश करता है कि अभी अभी क्या हुआ। क्रोम खून से लथपथ होने के बावजूद बिना झुके अगली चाल के लिए खुद को तैयार कर लेता है। रिडो की हार देखकर
हर कोई स्तब्ध रह जाता है, यहाँ तक कि उसका साथी जेफ भी इस अप्रत्याशित परिणाम को देखकर हैरान रह जाता है। अब खुद को बेहद कठिन 2 वर्सेस 1 की स्थिति में पाकर जेफ फैसला करता है कि वह अपने घमंड को अपनी समझ पर हावी नहीं होने देगा। वह पीछे हटने का तार्किक निर्णय लेता है। पॉइजनस मिस्ट को स्मोक स्क्रीन की तरह फैलाकर जेफ पास की चर्च की खिड़की से भाग निकलने का इंतजाम कर लेता है। गायब होने से पहले वह एक भयानक चेतावनी देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपना बदला लेकर रहेगा। जैसे ही धुंध छंटती है, क्रोम राहत की सांस लेता है। वह अपनी मॉन्स्टर फॉर्म को पूरी तरह प्रकट किए बिना और किसी को अपने पार्शियल ट्रांसफॉर्म्ड हैंड्स का पता चले बिना यह लड़ाई जीतने में सफल हो गया। घायल चर्च ओनर की देखभाल करने के बाद वह व्यक्ति क्रोम और शेल दोनों का बार बार धन्यवाद करता है कि उन्होंने उनकी जान बचाई और बच्चों की रक्षा की। शेली बदले की संभावना को लेकर अब भी चिंतित रहती है और मालिक से आग्रह करती है कि वह बच्चों को लेकर कैपिटल चला जाए, लेकिन मालिक हिचकिचाता है और समझाता है कि इतने सारे बच्चों को कैपिटल ले जाना उनकी सीमित रिसोर्सेज के कारण अत्यधिक महंगा और लगभग असंभव होगा। इस चर्चा के बाद क्रोम और शेल चर्च से निकल जाते हैं। चलते हुए उनकी बातचीत पूरे डिजास्टर की ओर मुड़ जाती है। उत्सुक होकर क्रोम शेल से उसके बारे में और जानकारी पूछता है। वह बताती है कि वह एक बेहद खतरनाक डंजन है जो अपनी घातक प्रकृति के लिए कुख्यात है। यहाँ तक कि रॉयल कैपिटल की 20 अनुभवी एडवेंचरर्स की पार्टी भी उसे क्लियर करने की कोशिश करते समय बिना किसी निशान के पूरी तरह समाप्त हो गई थी। इस विनाशकारी असफलता के बाद कैपिटल ने पूरे शहर को पूरी तरह छोड़ दिया और यह मान लिया कि उस पर कॉस्ट, रिसोर्सेज और मैन पावर खर्च करना उचित नहीं है। ये सुनकर क्रोम अपने मूल लक्ष्य के बारे में सोचने लगता है, जो होल ऑफ डिजास्टर में मौजूद मॉन्स्टर्स को हराकर अपना लेवल बढ़ाना था। लेकिन ईवल ड्रैगन्स द्वारा अपनी आंखों से किए गए अत्याचारों को देखने के बाद उसकी प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। अब उसने ठान लिया है कि वह इस शहर को मॉन्स्टर्स और लोगों पर जुल्म करने वाले टायरेंट्स दोनों से मुक्त करेगा। वह सोचता है कि यदि वह डंजन को क्लियर कर दे तो कैपिटल के पास रीइंफोर्समेंट्स भेजने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। डंजन का खतरा खत्म होते ही ईवल ड्रैगन्स के पास वहां टिके रहने का कोई बहाना नहीं रहेगा और शहर आखिरकार फिर से सामान्य हो सकेगा। क्रोम अपनी मुट्ठियां भींच लेता है और उसका संकल्प पूरी तरह अटल हो जाता है। आगे का रास्ता बेहद खतरनाक है, लेकिन यदि वह सफल हो गया तो वह इस शहर को बचा सकता है और शायद इसी सफर में अपने लिए भी रिडेम्पशन पा सकेगा। इसी बीच जेफ ईवल ड्रैगन के लीडर गैलर्ड के पास पहुंचता है। डांट खाए हुए बच्चे की तरह शिकायत करते हुए वह चर्च की लड़ाई में हुई सारी घटनाएं सुनाता है, लेकिन गलार्ड बहानों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। ठंडी निगाहों से घूरते हुए वह जेफ से पूछता है कि रायो के हारते ही वह डटा रहने के बजाय भाग क्यों गया। गलार्ड की भयावह मौजूदगी जेफ की रीढ़ तक सिहरन दौड़ा देती है। ऑडफील्ड का मॉन्स्टर कहलाने वाला गलार्ड प्रकृति की एक विनाशकारी शक्ति है, ऐसा ओवरपावर्ड बीस्ट जिससे सबसे साहसी योद्धा भी टकराने की हिम्मत नहीं करते। जेफ को पूरी तरह आतंकित करने के बाद गलार्ड उसे कड़ी चेतावनी देता है कि यदि उसने दोबारा उनके नाम पर दाग लगाया तो उसका सिर भाले पर टंगा होगा। इसके बाद गलार्ड अपना ध्यान अपने विश्वसनीय अधीनस्थ कैनेला की ओर मोड़ता है और उससे स्थिति की जानकारी मांगता है। कनेला उसे बताता है कि एक और भी गंभीर समस्या सामने आ गई है। किंगडम के नाइट्स को ऑडफील्ड में देखा गया है। उनकी गतिविधियों से लगता है कि वे कोई स्टिंग ऑपरेशन चला रहे हैं जो शहर पर ईवल ड्रैगन्स की पकड़ के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। दूसरी ओर क्रोम होल ऑफ डिजास्टर की जांच शुरू करता है। इलाके का निरीक्षण करते समय उसका ध्यान पास हो रहे एक हंगामे की ओर जाता है। एक मॉन्स्टर निर्दोष लोगों पर हमला कर रहा था। जैसे ही क्रोम हस्तक्षेप करने की तैयारी करता है, तभी एक एडवेंचरर आगे बढ़ती है और होली पावर का उपयोग करके आसानी से मॉन्स्टर को पीछे धकेल देती है। हालांकि उसके होली इन्फ्यूज्ड अटैक्स प्रभावशाली होते हैं, फिर भी वह अंतिम निर्णायक वार नहीं कर पाती। उसकी परेशानी समझकर क्रोम आगे बढ़ता है और अपनी मदद की पेशकश करता है। एडवेंचरर उसकी ताकत को महसूस करके खुशी खुशी उसकी सहायता स्वीकार कर लेती है। दोनों मिलकर मॉन्स्टर का सामना करते हैं। एडवेंचरर असाधारण स्किल का प्रदर्शन करती है और अपनी सोर्ड में होली मैजिक भर देती है, जो मॉन्स्टर्स के खिलाफ रीडो की लाइटनिंग इन्फ्यूजन से कहीं अधिक शक्तिशाली क्षमता है। होली पावर पूरी तरह मॉन्स्टर पर हावी हो जाती है और एक ही सटीक वार में वह उसे 2 हिस्सों में काट देती है। क्रोम राहत की सांस लेता है कि उसे अपनी मॉन्स्टर फॉर्म का सहारा नहीं लेना पड़ा, लेकिन एडवेंचरर की तेज संवेदनाएं उसके बारे में कुछ असामान्य महसूस कर लेती हैं। उसे क्रोम के भीतर छिपी एक अंधेरी और दुष्ट शक्ति का आभास होता है। हम लोग इसे इंट्रूसिव थॉट्स कहते हैं, लेकिन उसके मामले में उसका संदेह और भी बढ़ जाता है। वह उसकी परीक्षा लेने का फैसला करती है। शांत लेकिन दृढ़ स्वभाव के साथ वह अपना स्किल इस्तेमाल करने की तैयारी करती है ताकि पता लगा सके कि क्रोम वास्तव में इंसान है या कुछ और।
जैसे ही शहर के लोग एडवेंचरर्स को घेर लेते हैं और उनकी जान बचाने के लिए दिल से उनका धन्यवाद करने लगते हैं, माहौल तनाव से बदलकर राहत में बदल जाता है। एक छोटी बच्ची आगे आती है, उसकी आंखें प्रशंसा से चमक रही होती हैं और वह मुस्कुराते हुए उनका धन्यवाद करती है। ऐसा लगता है मानो खतरा पूरी तरह टल चुका हो और शहर आखिरकार चैन की सांस ले सकता हो। लेकिन यह शांति केवल कुछ पल की थी। मरता हुआ मॉन्स्टर अपनी आखिरी ताकत इकट्ठा करके अंतिम हमला करने की तैयारी करता है। इस बार उसका निशाना वह बच्ची होती है जो बहुत पास खड़ी थी और आने वाले खतरे से पूरी तरह अनजान थी। एडवेंचरर अभी भी लोगों के धन्यवाद और जश्न में उलझी होने के कारण मॉन्स्टर की इस आखिरी चाल को देख ही नहीं पाती, लेकिन क्रोम उसे उसी क्षण देख लेता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि बच्ची की जान तुरंत खतरे में है। अपने ह्यूमन फॉर्म में वह जानता है कि समय रहते उसके पास पहुंचना असंभव है। उसके मन में विचारों का तूफान उठने लगता है क्योंकि उसे डर सताने लगता है कि यदि उसने अपनी असली पहचान शहर के लोगों के सामने उजागर कर दी तो वे उससे डरेंगे, उससे नफरत करेंगे या उससे भी बदतर उसे उन्हीं मॉन्स्टर्स में से एक समझेंगे जिन्हें खत्म करने का उसने संकल्प लिया है। लेकिन उसी क्षण उसके माता पिता की यादें, जिन्हें मॉन्स्टर्स उससे छीन कर ले गए थे, उसके मन में उमड़ पड़ती हैं। वह किसी और निर्दोष को वही दर्द सहते हुए नहीं देख सकता। उसके भीतर बची हुई इंसानियत, जो अब भी दूसरों की परवाह करती थी, उसके डर पर भारी पड़ जाती है। एक पल भी गंवाए बिना क्रोम अपना मास्करेड स्किल निष्क्रिय कर देता है और देखते ही देखते अपनी मॉन्स्टर फॉर्म प्रकट कर देता है। एक पल में उसने बच्चे को अपनी ढाल बना लिया और मॉन्स्टर के हमले को उससे केवल कुछ इंच पहले ही रोक दिया। बिना एक पल गंवाए क्रोम ने पलटकर हमला किया और इतना जबरदस्त वार किया कि मॉन्स्टर सीधे शैडो रेल्म में जा गिरा। पूरा शहर एकदम शांत हो गया। बच्चा सुरक्षित था, लेकिन उस पल की राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। कुछ ही क्षण पहले तक जो टाउन्सफोल्क उसकी जय जयकार कर रहे थे, अब डर से पीछे हटने लगे। भीड़ में दहशत की सांसें गूंज उठीं और फुसफुसाहट जंगल की आग की तरह फैल गई। हर कोई भयभीत था और उसे उन्हीं मॉन्स्टर्स में से एक समझने लगा। एडवेंचरर का चेहरा सख्त हो गया। उसकी पहले की सारी शंकाएं अब सच साबित हो चुकी थीं। वह शुरू से ही सही थी। क्रोम कोई सेवियर नहीं था, बल्कि भेष बदलकर घूमने वाला एक खतरनाक मॉन्स्टर था। उसका हाथ अपने वेपन पर चला गया और उसकी आंखों में हत्या का इरादा साफ दिखाई देने लगा। उसके लिए क्रोम एक खतरा था और वह उसे किसी और को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दे सकती थी। क्रोम पर अपने फैसले का बोझ पहाड़ की तरह टूट पड़ा। उसने बच्चे की जान तो बचा ली थी, लेकिन किस कीमत पर? टाउन्सफोक की आंखों में डर, घृणा, अस्वीकार और आतंक, ये सब उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। उसने केवल अपना कर्तव्य निभाया था, अपने माता पिता की यादों और उन लोगों की रक्षा करने की इच्छा से प्रेरित होकर जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते थे। लेकिन उसके लिए यह सब पूरी तरह सार्थक था, क्योंकि वह एक जान बचाने में सफल हुआ था। जैसे ही एडवेंचरर उसका सामना करने के लिए तैयार हुई, क्रोम को अपने फैसले के परिणामों का सामना करना पड़ा। उसने एक जान बचाई थी, लेकिन ऐसा करते हुए उसने कुछ और खो दिया था। उन लोगों का भरोसा जिनकी रक्षा करने की उसने उम्मीद की थी। मॉन्स्टर को हराने के बाद क्रोम को तुरंत एक कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। शहर के लोग उसका धन्यवाद करने के बजाय अब उसे उसी क्रीचर का साथी समझने लगे जिसे उसने अभी अभी मार गिराया था। एडवेंचरर मीरा ने तुरंत उस खतरे को पहचान लिया जो उसके अनुसार क्रोम था और उसने बिना समय गंवाए भीड़ को चेतावनी दी। उसने सबको बताया कि क्रोम एक शेप शिफ्टर है, एक ऐसा प्राणी जो बेहद खतरनाक और धोखेबाज होता है। उसकी चेतावनी सुनते ही टाउन्सफोक में डर फैल गया और वे अपनी रक्षा के लिए हथियार उठाने लगे। स्थिति बिगड़ती देख क्रोम के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। वह भागता रहा, लेकिन लोग उसके पीछे पत्थर फेंकते रहे और उसका मजाक उड़ाते हुए उसे गालियां देते रहे, जब तक कि वह उनकी नजरों से ओझल नहीं हो गया। हालांकि मीरा ने क्रोम की ताकत को पहचान लिया था, इसलिए उसने टाउन्सफोल्क को उसके पीछे जाने से रोक दिया। वह समझ चुकी थी कि क्रोम कोई साधारण मॉन्स्टर नहीं था और उसका शक और गहरा हो गया कि शायद वह ऐसा कहीं अधिक खतरनाक क्रीचर है जिसने इंसानों के बीच घुलना मिलना सीख लिया है। तभी वह छोटी लड़की जिसकी जान क्रोम ने पहले बचाई थी आगे आई। उसने सबको याद दिलाया कि क्रोम ने उन सभी की, खासकर उसकी, रक्षा करने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। लोग कुछ पल के लिए रुक गए, लेकिन शेप शिफ्टर का डर अब भी उनके दिलों में गहराई से मौजूद था। इससे पहले कि मीरा कोई कदम उठाती, उसके सुपीरियर कैप्टन इलांट वहां पहुंचे और बीच में आ गए। उन्होंने उसे पीछे हटने का आदेश दिया और याद दिलाया कि इस समय उनके सामने इससे भी बड़ा मिशन था। वे टाउन्सफोक को अपना दुश्मन नहीं बना सकते थे और न ही ईविल ड्रैगन फैक्शन का ध्यान अपनी ओर खींच सकते थे। अगर ऐसा हुआ तो यह एक पूर्ण युद्ध की शुरुआत बन सकता था। बाद में एक सुनसान जगह पर मीरा ने पूरी स्थिति कैप्टन इलांट को समझाई, लेकिन वह उसकी बातों से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने दोबारा कहा कि उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता
उनका मुख्य मिशन है। उनके काम में कुछ कैजुअल्टीज होना टाला नहीं जा सकता। उनका असली लक्ष्य उस रेड हेयर्ड मैन को ढूंढना था जो इस पूरे डिजास्टर का जिम्मेदार था। अगर उसे जल्द नहीं रोका गया तो वह ऐसी तबाही मचा सकता था जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। दूसरी ओर क्रोम के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वह होल ऑफ डिजास्टर की ओर बढ़ गया। उसका संकल्प अटल था। वह जानता था कि अगर वह डंजन के अंदर एवोल्यूशन हासिल कर ले तो और भी शक्तिशाली बनकर कैपिटल लौट सकता है। उसका अंतिम लक्ष्य अपनी बहन से दोबारा मिलना और शहर को उसके टायरेंट से मुक्त कराना था। वहीं चर्च में शेली ने भी ऐसा ही फैसला कर लिया। अब वह और चुपचाप खड़ी नहीं रह सकती थी, इसलिए उसी दृढ़ निश्चय के साथ उसने चर्च छोड़ दिया। वह जानती थी कि मॉन्स्टर्स उससे सब कुछ छीन चुके थे और वह उन्हें आगे भी तबाही मचाने नहीं दे सकती थी। अनजाने में क्रोम और शेली के रास्ते एक दूसरे से मिलने वाले थे। दोनों होल ऑफ डिजास्टर के भीतर छिपे भयावह खतरों का सामना करने और शहर की किस्मत बदलने के लिए पूरी तरह दृढ़ थे। क्रोम अब होल ऑफ डिजास्टर के और भी गहरे हिस्से में पहुंच चुका था। वह सावधानी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी राहत भी थी। इस डंजन में उसे ह्यूमन वर्ल्ड की तरह हर समय सतर्क रहने की जरूरत नहीं थी। जो डिबफ्स आमतौर पर इंसानों को झेलने पड़ते थे, उनका उस पर यहाँ कोई असर नहीं होता था, जिससे वह अनिश्चित समय तक अपने मॉन्स्टर फॉर्म में रह सकता था। इससे उसे एक बढ़त मिली, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि आगे आने वाली अनजान चुनौतियों से निपटने के लिए उसे पूरी तरह अपनी इंस्टिंक्ट्स और एबिलिटीज पर भरोसा करना होगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे रास्ता दो हिस्सों में बटा हुआ मिला। कोई स्पष्ट दिशा न होने के कारण क्रोम ने फैसला किस्मत पर छोड़ दिया। उसने अपनी सोड हवा में उछाल दी और उसे ही रास्ता चुनने दिया। ये फैसला देखने में भले ही पूरी तरह रैंडम लगता हो, लेकिन उस परिस्थिति में शायद इसी ने उसकी जान बचा ली। जैसे ही उसने बाएं रास्ते पर कदम रखा, उसे अपने पैरों के चारों ओर एक चिपचिपा एहसास हुआ। नीचे देखने पर उसने पाया कि उसका पैर एक विशाल स्पाइडर वेब में फंस चुका था। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, दो डीमन स्पाइडर्स उसके ऊपर उतर आए। उनकी आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। वे दोनों उससे कुछ लेवल्स नीचे थे, फिर भी क्रोम जानता था कि एक साथ दोनों का सामना करना खतरनाक होगा, खासकर उनकी मिलकर हमला करने की क्षमता के कारण। स्पाइडर्स ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उन्होंने उसकी ओर पत्थरों की लगातार बौछार कर दी, जिससे क्रोम को तुरंत प्रतिक्रिया देनी पड़ी। उसने अपनी सोड घुमाकर वेब्स को काटने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें पूरी तरह काट पाता, स्पाइडर्स ने उसके हाथों पर और वेब्स लपेट दिए। उसकी दोनों बाहें पूरी तरह जकड़ गईं और वह असुरक्षित हो गया। इस खतरनाक पल में क्रोम को एहसास हुआ कि वेब में फंसना उसके लिए फायदे का सौदा भी बन सकता है। उसने पूरी ताकत से वेब्स को अपनी ओर खींचा, जिससे दोनों स्पाइडर्स एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। वे आपस में टकरा गए और कुछ क्षणों के लिए उनका संतुलन बिगड़ गया। एक पल भी गंवाए बिना क्रोम ने अपने मॉन्स्टर क्लॉज का इस्तेमाल किया और दोनों स्पाइडर्स को आसानी से चीरकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो गई और भले ही यह अपेक्षाकृत आसान जीत थी, लेकिन इतनी काफी थी कि उसका लेवल बढ़कर 26 हो गया। फिर भी वह जानता था कि अगर उसे और शक्तिशाली बनना है तो उसे अपने वर्तमान लेवल से कहीं अधिक ताकतवर दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। तभी जब उसे लगा कि शायद अब थोड़ी राहत मिलेगी, पूरे कमरे में एक विशाल प्रेजेंस फैल गई। उसके सामने एक जायंट डीमन स्पाइडर प्रकट हुआ, जो बाकी सभी स्पाइडर्स से कहीं अधिक बड़ा और डरावना था। ये स्पाइडर लेवल 37 का था और अब तक क्रोम जिन भी दुश्मनों से लड़ चुका था, उनसे कहीं अधिक भयानक प्रतिद्वंद्वी था। पलक झपकते ही वह क्रीचर झपटा और क्रोम को दीवार से दे मारा। उस हमले की जबरदस्त ताकत से उसकी सांसें रुकने लगीं और उसकी पहली प्रतिक्रिया वहां से भाग निकलने की थी। लेकिन जैसे ही उसने पीछे हटने की कोशिश की, उसे एहसास हुआ कि वह चारों ओर से वेब्स से घिर चुका है। पूरा इलाका स्पाइडर का डेन था और हर तरफ मोटे चिपचिपे वेब्स फैले हुए थे। बाहर निकलने का इकलौता रास्ता अब उस जायंट स्पाइडर ने बंद कर दिया था। बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। क्रोम के पास उस क्रीचर का सीधे सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। उसने अपनी सोड को कसकर पकड़ लिया और आने वाली अनिवार्य लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर लिया। ये उसकी जिंदगी की लड़ाई होने वाली थी और अगर उसे जीवित बचना था तो उसे अपनी ताकत का एक एक कतरा लगा देना होगा। विशाल डीमन स्पाइडर, जो बिल्कुल भी रहम न करने वाला और लगातार हमला करने वाला था, उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। तेजी से झपटते हुए उसने क्रोम के चारों ओर की दीवारों को तोड़ डाला और अपने विशाल क्लॉज से उस पर हमला कर दिया। अपने विशाल आकार के बावजूद क्रोम का छोटा शरीर उसे स्पाइडर की हरकतों का पहले से अंदाजा लगाने में मदद कर रहा था। वह फुर्ती से आने वाले हमलों से बच निकला और उन जानलेवा क्लॉज से बाल बाल बच गया।
क्रोम ने तुरंत स्थिति का आकलन किया। स्पाइडर का विशाल आकार उसे रॉ पावर में बढ़त देता था, लेकिन नजदीकी लड़ाई में क्रोम के पास फायदा था। अगर वह दूरी कम कर पाता तो शायद एक निर्णायक वॉर कर सकता था। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी योजना पर अमल करता, स्पाइडर ने अपनी नई स्किल ब्लड थ्रेड का इस्तेमाल किया। उसे निकला वेब कोई साधारण स्पाइडर सिल्क नहीं था। उसमें अपार शक्ति भरी हुई थी और वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को चीर सकता था। उसे देखते ही क्रोम समझ गया कि अगर यह सीधे उस पर लगा तो उसकी हालत बेहद खराब हो जाएगी। उस वेब का एक भी सीधा वार उसकी मौत तय कर देता। स्पाइडर ने तुरंत अगला हमला भी कर दिया। उसने वेब्स की लगातार बौछार कर दी, जिसने कुछ ही पलों में पूरे इलाके को ढक लिया और हिलना डुलना लगभग असंभव बना दिया। क्रोम खुद को दीवार के किनारे घिरा हुआ पाया। चारों ओर से चिपचिपे वेब्स उसकी ओर बढ़ रहे थे। इस तंग जगह में उसका विशाल मॉन्स्टर फॉर्म अब उसके लिए मुसीबत बन चुका था। उसका बड़ा आकार अब उसकी ताकत नहीं बल्कि उसकी कमजोरी बन गया था। ये समझते ही कि उसे अपनी रणनीति बदलनी होगी, क्रोम ने अपनी मास्करेड स्किल सक्रिय की और वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गया। अब छोटा और अधिक फुर्तीला होने के कारण क्रोम ने तुरंत फर्क महसूस किया। उसकी स्पीड बढ़ गई और अब वह स्पाइडर के हमलों से कहीं आसानी से बच पा रहा था। इसी नई फुर्ती का फायदा उठाकर वह स्पाइडर के बिल्कुल करीब पहुंचा और उसके विशाल आइज में से एक में अपनी सोट घोंप दी। स्पाइडर दर्द से जोर से चिल्लाया, लेकिन वह अभी खत्म नहीं हुआ था। जवाबी हमला करते हुए उसने अपने खतरनाक क्लॉज क्रोम की ओर घुमा दिए और क्रोम किसी तरह उस हमले को रोकने में सफल हुआ। उस वार की जबरदस्त ताकत से उसकी हड्डियां तक हिल गईं। इससे पहले कि वह संभल पाता, स्पाइडर ने फिर से अपने वेब्स का इस्तेमाल करके उसे जकड़ लिया। अगले ही पल वह स्पाइडर के खुले हुए विशाल मुंह की ओर खींचा जाने लगा। क्रोम समझ गया कि यही उसका आखिरी मौका था। जैसे जैसे वह स्पाइडर के करीब खींच रहा था, उसने तुरंत पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया और अपनी एक बांह को फिर से मॉन्स्टर फॉर्म में बदल दिया। अपने तेज पंजों वाले हाथ से उसने अपनी ही बांह काट डाली, जिससे वह वेब की पकड़ से आजाद हो गया। इस साहसी कदम ने उसे वही मौका दिया जिसकी उसे जरूरत थी। अब जब उसका क्लॉ आजाद था, वह स्पाइडर पर झपटा और एक शक्तिशाली वार किया जिसने उसकी रक्षा को चीर कर रख दिया। स्पाइडर, जो अब कमजोर पड़ चुका था और गिरने की कगार पर था, पलटकर हमला करने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। क्रोम ने अंतिम वार किया और उस विशाल मॉन्स्टर क्रीचर को शैडो रेल्म भेज दिया। पूरी तरह थका हुआ और बुरी तरह घायल क्रोम आखिरकार विजेता बनकर खड़ा था। यह लड़ाई बेहद कठिन थी, लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद उसने जीत हासिल कर ली थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह मौत के कितने करीब पहुंच गया था, लेकिन वह बच गया था। वह अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब पहुंच चुका था। हालांकि आगे आने वाली चुनौतियां और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली थीं। फिलहाल उसने आगे डंजन की गहराइयों में बढ़ने से पहले खुद को राहत का एक छोटा सा पल दिया। जायंट डीमन स्पाइडर पर क्रोम की जीत उसके सफर का एक बड़ा मोड़ साबित हुई। वह न केवल लेवल बढ़ाकर 33 तक पहुंच गया, बल्कि उसकी रिजेनरेशन स्किल ने उसे अपनी कटी हुई बांह दोबारा जोड़ने की क्षमता भी दे दी, जो अधिकांश लोगों के लिए असंभव होती। इस जीत ने उसका आत्मविश्वास भी वापस लौटा दिया और कुछ समय आराम करके तथा अपना माना रिकवर करने के बाद वह डंजन के और भी अंदर बढ़ गया। उसने अपने रास्ते को सावधानी से चिन्हित किया ताकि वह रास्ता न भटके, लेकिन डंजन की भूल भुलैया जैसी बनावट के कारण सही दिशा में बने रहना बेहद मुश्किल था। इस परेशानी के बावजूद उसका लेवल फिर बढ़कर 37 हो गया। हालांकि डंजन की मुश्किलें केवल मॉन्स्टर्स तक सीमित नहीं थीं। क्रोम के सामने खाने की भी गंभीर समस्या थी। मजबूरी में उसे मरे हुए स्पाइडर कार्केसेस के बचे हुए हिस्से खाने पड़े। ये कोई अच्छा भोजन नहीं था, लेकिन जिंदा रहने के लिए इतना ही सहारा था। जैसे ही वह खा रहा था, उसके कानों में पैरों की आहट सुनाई दी और वह तुरंत सतर्क हो गया। वे कदम साफ तौर पर किसी इंसान के थे, इसलिए क्रोम तन गया और जो भी सामने आने वाला था उसके लिए तैयार हो गया। उसने तुरंत अपनी मास्करेड स्किल सक्रिय की और लोगों में घुलने मिलने के लिए वापस ह्यूमन फॉर्म में बदल गया। कुछ ही देर में उन कदमों का मालिक सामने आ गया। वह शेल थी। क्रोम का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। शैली वही एक इंसान थी जिसने उसके साथ दयालु व्यवहार किया था और डंजन की गहराइयों में उसे देखना उसके लिए राहत भी था और हैरानी भी। शैली भी पूरी तरह सतर्क थी और एक मैजिक स्टोन इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने वहां बैठे क्रोम को देखा, दोनों ही एक पल के लिए चौंक गए। सबसे पहले शैली ने बात की और क्रोम खुद को यह पूछने से रोक नहीं पाया कि वह बिना एक भी खरोंच के डंजन की इतनी गहराई तक कैसे पहुंच गई। शैली ने बताया कि उसके पास एक मैप था जिसमें डंजन के मॉन्स्टर्स और रास्तों की पूरी जानकारी थी, जिसकी मदद से वह सबसे सुरक्षित रास्ते चुनकर खतरे से बचती हुई यहां तक पहुंची थी।